सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण केस में एक सुनवाई के दौरान बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कर्तव्य होगा वोटर का जो डेटा है उसके संरक्षण में। क्योंकि वोटर आईडी, जब भी आप कोई भी दस्तावेज बनवाते हो, वोटर आईडी बनवाते हो, तो आप आधार वगैरह और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, इवन आपके बायोमेट्रिक्स तक आधार के जरिए होते हैं, तो उनका प्रॉपर डेटा संरक्षण क्या होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बड़ी टिप्पणी की है, उसी को जिक्र कर रहे हैं। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वोटर डेटा के ऊपर है ये, ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर अपने लैपटॉप पर आपने कोई वेबसाइट खोली और उसमें अगर आप अपना नाम टाइप करें और कुछ ही सेकंड के अंदर, चंद सेकंड के अंदर आपके वोटर आईडी का और आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी, सब कुछ स्क्रीन पर आ जाए और वो भी सबके लिए खुली हुई, आपका सिर्फ नाम डाले, कोई भी चेक कर ले, तो अब बताइए क्या ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, या फिर आपके निजता का हनन होगा, आपके राइट टू प्रिवेसी का हनन होगा? यही सवाल इस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है और केस का नाम है एडीआर बनाम भारत संघ 2025। बहुत महत्वपूर्ण फैसला, जहां पर कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है। और कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटरों का जो डेटा है, वोटरों का जो संबंधित डेटा है, उसको ट्रस्ट के रूप में रखता है। वो मतलब एक विश्वास के उत्तरदायित्व के रूप में रखता है और उसे प्रिवेसी की लेयर से प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है और साथ में कर्तव्य भी है। यानी यहां पर स्थिति क्या है? स्थिति ये साफ है कि जो वोटर डेटा है को मशीन रीडेबल या फिर पब्लिक बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि जो एडीआर है और दूसरे याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई थी कि जो वोटर लिस्ट का डेटा है वो पब्लिक बना दिया जाए, या फिर आपने जो पेपर पर जो वोटर लिस्ट दी रखी है उसको मशीन रीडेबल बना दिया जाए ताकि कंप्यूटर में डालिए और ऑटोमेटिकली एक्सेल से हम जो भी फिल्टर आउट करना चाहें वो कर सके। उसी के ऊपर है ये। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के ऊपर टिप्पणियां क्या हैं, कानून और उसका असर क्या है जो आने वाले समय में भारत में डिजिटल डेमोक्रेसी को बदल सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मामले की पृष्ठभूमि की। जो ये मामला है ये आया था एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका के थ्रू। और इसमें जो एडीआर है उसने मांग किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वो 2002 की वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए। जो 2002 की वोटर लिस्ट थी, आप 2002 की वोटर लिस्ट के बारे में बहुत बार सवाल पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसी 2002 की वोटर लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये याचिका दी थी कि जो 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाए, यानी कि इस तरीके से दिया जाए डिजिटल फॉर्मेट में कि कंप्यूटर उसको पढ़ सके, ताकि लोग आसानी से खोज सकें कि उनके माता पिता या फिर परिजनों का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। पहली नजर में तो क्या लगता है, ये एक बहुत ही सामान्य सी मांग लगती है, लेकिन यहां पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस मामले को सुना, जो कि बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में चल रही जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर है। आपको पता है पहले बिहार में एसआईआर हुई और अब उसके बाद तमिलनाडु में भी हो रही है, पुडुचेरी में भी हो रही है और पश्चिम बंगाल में और बिहार में तो चल रही है, से जुड़ी याचिकाओं के साथ ये वाला मामला आया था।
इसमें अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया है, क्या टिप्पणी की है, उसको समझते हैं। जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जो व्यक्तिगत जानकारी होता है, पर्सनल डेटा होता है, आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आपका फोन नंबर तक लिंक है, और अगर ये डेटा मशीन रीडेबल बना दिया तो इसका डेटा माइनिंग हो सकता है और इसका मिसयूज हो सकता है, इसका दुरुपयोग होना बहुत आसान हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह डेटा एक मूल्यवान संपत्ति है जिसे ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक ट्रस्टी की तरह रखता है, ट्रस्ट में रखता है, मतलब वोटर के विश्वास में रखता है। वोटर अपना डेटा, अपना नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ चुनाव आयोग को वोटर आईडी बनवाने के लिए एक विश्वास की स्थिति में देता है कि उसका डेटा चुनाव आयोग से आगे कहीं नहीं जाएगा, उसका डेटा कभी भी मिसयूज नहीं होगा। इसलिए जो इसे प्रोटेक्ट, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी है और प्राइवेसी की लेयर लगाने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है? चुनाव आयोग की है। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग का ये अधिकार भी है, आप उसको रोक नहीं सकते कि उस डेटा के ऊपर वो लेयरिंग लगाए, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग लगाए। कोर्ट ने यहां पर सुझाव दिया कि शायद ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम बना सकती है जहां हर व्यक्ति केवल अपना डेटा चेक कर सके, जबकि किसी तीसरे व्यक्ति को दूसरे का डेटा देखने की अनुमति ना हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिया है चुनाव आयोग को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूरे के पूरे डेटा को मशीन रीडेबल बना के सबके लिए ओपन करने की बजाय कुछ ऐसा तरीका लेके आइए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड लेके आइए, ओटीपी फॉर्मेट में लेके आइए कि आप वेबसाइट पर जाएं, इलेक्शन कमीशन की, अपना फोन नंबर डालें, ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी आप डालिएगा और जैसे ही आप अपना ओटीपी डालेंगे तो आपकी अपनी जानकारी आपको पता चलेगी, किसी और की नहीं पता चल सकती। तो मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि यानी आप अपने आईडी से, वोटर आईडी से लॉगिन करके अपनी ही जानकारी देख पाएंगे, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा पक्ष या पॉलिटिकल ग्रुप, राजनीतिक पार्टी या फिर एजेंसी वो है, बल्क में उस डेटा को डाउनलोड नहीं कर पाएगी या एक्सेस नहीं कर पाएगी। और इस तरीके से जो वोटर का डेटा है वो सुरक्षित रखा जा सकता है अगर चुनाव आयोग चाहे तो। आप बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर जब सुनवाई चल रही थी तब एडीआर का क्या तर्क था और ऊपर से इस पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आई। इस मामले के अंदर जो एडीआर है उसका कहना था कि अगर वोटर लिस्ट सर्चेबल हो गई, जिसमें आप किसी का नाम डालें तो उसके बारे में सारी डिटेल आ जाए, या फिर वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए कि मतलब जिसमें कंप्यूटर उसको रीड कर सके, किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि नागरिकों के लिए एक सुविधा और बढ़ेगी। लेकिन कोर्ट ने इसका विरोध करते हुए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वोटर के डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में या कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, बल्कि उसका विरोध करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो 2018 का कमलनाथ का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्म में देने की कोई जरूरत नहीं है, कि जो वोटर का डेटा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, डेटा का मिसयूज हो सकता है और मास प्रोफाइलिंग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि जब कोई विरोधी पक्ष वाला मामला नहीं है तब नागरिकों के अधिकारों और सामूहिक डेटा सुरक्षा का सवाल है। यहां पर उन्होंने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति को वोट डालने के अधिकार से अलग ये डेटा खुद में एक राष्ट्रीय संपत्ति है। देखिए, जो वोटर लिस्ट के अंदर सबका डेटा है, उसके अलावा चुनाव आयोग के पास आपका हर डेटा है, आपका नाम कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, वो सब डेटा चुनाव आयोग के पास है। तो इसके साथ आपका वोट डालने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। मगर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जो ये डेटा, वोटर का डेटा रखे हुए है अपने पास, ये अपने आप में एक राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी है। इलेक्शन कमीशन इसका मालिक नहीं है बल्कि इसका ट्रस्टी है, इसको ट्रस्ट में रखे हुआ है। यानी ईसीआई बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे बैंक आपके पैसे को ट्रस्ट में रखते हैं, मतलब जिस तरीके से बैंक में आप अपना पैसा जमा के करा के आते हैं, आपको पता है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, कोई लूट के नहीं लेके जाने वाला, मेरे पैसा जब मैं चाहूंगा मुझे बैंक से मिल जाएगा।
ऐसा ही जो ड्यूटी बताई गई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। आप भी विश्वास के साथ इलेक्शन कमीशन को आप अपना डेटा देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन आपके डेटा को सबके साथ बांटता फिरे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। यानी कि जो आपका डेटा है, वोटर है, वोटर के डेटा का मालिक कौन है? वोटर ही है। ट्रस्टी कौन है? चुनाव आयोग है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट को जनता के लिए पूरी तरह सबके लिए ओपन कर देना चाहिए? आप वेबसाइट पे जाए, चुनाव आयोग पे, किसी का भी नाम डालें और उससे आपको उसका सारा डिटेल पता चल जाए। आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं या फिर आप एक प्रोटेक्टेड सिस्टम चाहते हैं कि अगर कोई वोटर है वो अपनी डिटेल चेक करना चाहता है तो सिर्फ वो अपनी ही डिटेल डालेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और उसे उसकी जानकारी मिलेगी? तो कौन सा तरीका आपको पसंद आया, इसमें बताइएगा जरूर। और उसके पीछे क्या कारण है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सबके लिए ओपन करना चाहिए या सिर्फ जो कंसर्न्ड वोटर है उसको उसकी डिटेल ही दिखी जानी चाहिए? क्योंकि यहां पर निजता के अधिकार का भी मामला है, राइट टू प्रिवेसी का भी मामला है। सवाल समझ गए आप? क्योंकि यहां पर निजता का भी सवाल है। कमेंट में आप बताइएगा आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर कोर्ट ने क्या सुझाव दिए और आगे क्या कदम हो सकते हैं इन मामलों के अंदर जब भी वोटर के डेटा के संरक्षण की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडीआर की याचिका को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया, यह बात ध्यान रखिएगा, बल्कि यहां पर एक बैलेंस्ड रुख अपनाया है, संतुलित रुख अपनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ईसीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर डेटा मशीन रीडेबल बना दिया गया, आप कंप्यूटर से उस डेटा को रीड कर पाएंगे, तो कौन से खतरे सामने आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस सूर्यकांत ने ईसीआई से जवाब मांगा है कि अगर आपने वोटर के डेटा को मशीन रीडेबल बना दिया या सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया तो उससे होने वाले खतरे क्या हो सकते हैं। अब इसके ऊपर चुनाव आयोग को जवाब देना है कि अगर हमने वोटर का डेटा सार्वजनिक साझा कर दिया, वोटर लिस्ट का पूरा डेटा हमने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाल दिया, तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं। इस बात का जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग को देना है। और दूसरा, क्या कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है क्या, जैसे एनक्रिप्टेड या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस? जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, वो सिर्फ वो ही पढ़ सकता है जिसने भेजा है और जिसके पास पहुंच रहा है, बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या हम वोटर लिस्ट के केस में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं कि हम जो डेटा है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज करें और वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है उसे और मजबूत किया जाए, इसके भी निर्देश दिए। आपको यह पता है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कई बार बहुत ज्यादा फर्जी वोटर जुड़ जाते हैं, एक ही बंदे का नाम कई बार जुड़ जाता है, और उसके लिए जो चुनाव आयोग है एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है ताकि ऐसी जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, एक ही वोटर का कई बार नाम दर्ज है, ऐसी डुप्लीकेट और फर्जी एंट्री को हटाया जाए। इस सिस्टम को, डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और मजबूत करने का भी सुधार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर दिया है। यानी कोर्ट साफ साफ तकनीक के खिलाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ अनप्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस के खिलाफ है कि जो वोटर का डेटा है उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके, बस इसे रोकना चाहता है। और यही मंशा है सुप्रीम कोर्ट की। यह मामला अब 26 नवंबर 2025 को फिर से इसी मामले के ऊपर सुनवाई होगी कि जो वोटर लिस्ट का डेटा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देना चाहिए क्या, जब ईसीआई अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इससे क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, उस बात का जवाब अब चुनाव आयोग कब देगा? 26 नवंबर को देगा। अब इस मामले के से रिलेटेड जो कानून है और जो संविधान का जो एनालिसिस है उस पर चलते हैं, मगर उससे पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, और आपकी कोई रिएक्शन है, आपको कैसा सेशन लग रहा है, ये बात भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे सेशन और लाते रहें। आगे बढ़ने से पहले, इसके संवैधानिक विश्लेषण से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल हमने अपने चैनल पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया था कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर कौन कौन सा कानून लागू होता है। उसको समझने के लिए आप
चैनल की उस वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में एग्जिट पोल पर कौन से कानून लागू होते हैं, ओपिनियन पोल पर कौन से कानून लागू होते हैं, उसको भी देखिएगा जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण की। इस पर जो मेन कानून हमारा क्या है वोटर लिस्ट पर लगता है हमारा, जो वो लगता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके तहत चुनाव आयोग को यह जिम्मेवारी है कि वो वोटर लिस्ट को तैयार करे और उसे सार्वजनिक करे। ये किसकी ड्यूटी है? चुनाव आयोग की। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग की यह ड्यूटी है कि वो वोटर लिस्ट को तैयार करे और उसे सार्वजनिक करे। लेकिन दूसरी तरफ निजता का अधिकार भी है, किसका? वोटर का, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के केस के अंदर मान्यता दी थी। यानी चुनावी पारदर्शिता भी जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत गोपनीयता भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा कि यह कोई एक पक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक पॉलीसेंट्रिक इंपैक्ट रखता है, हर तबके को अफेक्ट करने वाला यह मुद्दा है। यानी इसमें कई अधिकार एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे लोकतंत्र, पारदर्शिता, प्राइवेसी और उसके साथ साथ जन विश्वास का। मैंने अपना डेटा चुनाव आयोग को दिया है तो मैं इतना संतुष्ट रहना चाहिए कि मेरे डेटा का कोई भी मिसयूज नहीं होगा। अब बात करते हैं जो ये टिप्पणी आई है, जो ये केस है, इसके मायने क्या होने वाले हैं। सबसे पहले इस केस के जो मायने होने वाले हैं उसको समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है वोटर डेटा को लेकर। वोटर डेटा के बारे में कोर्ट ने कहा कि वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने पहली बार साफ तौर पर कहा कि वोटर डेटा एक मूल्यवान पब्लिक एसेट है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रस्टी है वोटर डेटा का, ना कि उस डेटा का मालिक है। इससे यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि सरकारी संस्थान नागरिकों के डेटा के संरक्षक है, उसके मालिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम डेटा बहुत बार चुनाव आयोग को देते हैं, इसी तरह हमारा आधार अथॉरिटी के पास भी है। तो जो डेटा हमारा आधार अथॉरिटी के पास है, आधार अथॉरिटी भी हमारे डेटा की संरक्षक है, वो मालिक नहीं है, डाटा हमारा ही है, वो ट्रस्टी की तरह रखे हुए है। इस फैसले का ये भी इंपैक्ट है। और तीसरा जो इस केस से रिलेटेड जो अहम एस्पेक्ट है वो प्रिवेसी बाय डिजाइन का है। कोर्ट का सुझाव कि वोटर जो है वो अपना डेटा पासवर्ड से एक्सेस कर सके, पासवर्ड डाले या ओटीपी डाले उससे एक्सेस कर सके, जिससे क्या होगा, भारत में जो डिजिटल गवर्नेंस के नए मॉडल की है वो भी शुरुआत हो सकती है वोटर लिस्ट के अंदर और वोटर डेटा के अंदर। और चौथा, टेक्नोलॉजी बनाम राइट्स की जो बात है उसके बारे में कोर्ट ने यहां पर एक संतुलन का रास्ता दिखाया है। ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्राइवेसी है, निजता है, वो उससे ज्यादा जरूरी है। समझ गए क्या? टेक्नोलॉजी जरूरी है, तकनीक जरूरी है, मगर तकनीक से भी ज्यादा क्या जरूरी है? निजता का अधिकार। आपका, मेरा, हर नागरिक का, हर वोटर के निजता का अधिकार ऊपर आता है टेक्नोलॉजी के यूज से। ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि इस मामले के अंदर आगे क्या होगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है एक बार बताइएगा जरूर। ठीक है, अब इस मामले के अंदर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या दे दिया है? नोटिस जारी कर दिया है। अब उससे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया गया है जिस पर दोनों को 26 नवंबर तक जवाब देना है। अब ईसीआई को अपना जवाब दाखिल करना होगा जिसमें वो बताएगा कि मशीन रीडेबल डेटा कितना खतरनाक हो सकता है और क्या सुरक्षित नियंत्रित एक्सेस मॉडल अपनाया जा सकता है इस केस के अंदर। अगर कोर्ट एडीआर के केस के अनुसार एनक्रिप्टेड और नियंत्रित डेटा एक्सेस को स्वीकार करता है तो यह भारत में एक नया प्राइवेसी सेंट्रिक इलेक्टोरल डेटा फ्रेमवर्क बन सकता है जिसमें आपके निजता के अधिकार की रक्षा करते हुए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है अगर एडीआर की बात को मान लिया और ऊपर से कि भाई एनक्रिप्टेड मॉडल अपना लिया तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है अपने आप में। अंत में हम अपने मामले के निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। जो ये केस है सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है बल्कि ये भारत की डिजिटल डेमोक्रेसी की आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। आज जब हर चीज डिजिटल है, बैंक अकाउंट से लेकर आधार तक, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर समय सीमा खींच दी है, समय रेखा सीमा रेखा खींच दी है
कि डिजिटलीकरण जरूरी है, डिजिटलाइजेशन जरूरी है, तकनीक का यूज जरूरी है, लेकिन प्राइवेसी गैर मोल भावीय है। मतलब प्राइवेसी के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्राइवेसी जो है, जो निजता का अधिकार जो है, वो नॉन निगोशिएबल है। और कोर्ट की लाइन वो याद रखिएगा कि ईसीआई वोटर डेटा को ट्रस्ट में रखता है, ईसीआई वोटर के डेटा का मालिक नहीं है। आने वाले वर्षों के अंदर डेटा प्रोटेक्शन और गवर्नेंस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अब आपकी बारी है। आप बताते नहीं है सेशन के बारे में कि आपको सेशन कैसा लगा, ना कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और बेहतरीन सेशन लेके आ सकें। और अगर आपको ये आज का विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और अराताई ग्रुप है, सभी के साथ, फेसबुक वगैरह पे सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यहां पर हर मतदाता के अधिकार की बात है, हर मतदाता के निजता के अधिकार की बात है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा, जवाब दूंगा मैं। आपको पता है कि आपके सवालों के जवाब हम चैनल पर पर्सनली देते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप के माध्यम से कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और बताइएगा कि और आप किस एस्पेक्ट पे डिस्कशन चाहते हैं, बताइएगा जरूर। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।